हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन पेपर। क्लास 11th इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है ये इवनिंग शिफ्ट का। और आज के वीडियो हम देखेंगे जितने भी एमसीक्यूज हैं आपके उन सभी के आंसर्स। कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले हिंदी वर्जन देखेंगे, फिर इंग्लिश वर्जन देखेंगे, और कहीं से कहीं तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो जिस मीडियम का हो। पहला सवाल कहता है आपका, निम्न में से कौन सा चरम मूल्यों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ये होता है आपका समानांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो इस आपका से आपका आंसर खा हो जाएगा, ऑप्शन खा या बी। थर्ड देखिए, निम्न में से कौन सी विधि प्रतिदर्श विधि नहीं है? तो लॉटरी विधि प्रतिदर्श विधि नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध गुणांक का मूल्य निम्न में से क्या होता है? तो पूर्ण धनात्मक का है, इसलिए प्लस पॉजिटिव रहेगा। अगर ऋणात्मक कहता तो माइनस रहता। क्लियर? क्योंकि +1 से -1 के बीच में होता है। पांचवा प्रश्न देखेंगे आप। पांचवा प्रश्न कहता है, निम्न में से किसका निर्धारण आयात चित्र की सहायता से, हिस्टोग्राम की बात कर रहा है बेसिकली, सहायता, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, आयात चित्र के बदले आयात चित्र कर दिया, की सहायता से किया जाता है? तो इसका आंसर है बहुलक या घा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये इंग्लिश वर्जन आ गया आपका, तो फटाफट यहाँ पे आंसर नोट करते रहिए, यहाँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पहले का अरिथमेटिक मीन, सी ऑप्शन करेक्ट। दूसरे में आपको बताया था पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड देखिए, थर्ड में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सैम्पलिंग मेथड? तो ये है आपका लॉटरी मेथड, जो सैम्पलिंग मेथड नहीं होता। उसके बाद आपका +1 होता है आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ में आपका आंसर होगा मोड या डी। फिर से हिंदी के क्वेश्चंस, हिंदी वर्जन। तो कथन दिया गया है पहले, फिर रीजन दिया गया है, बताना है कौन कौन से सही हैं और क्या सही व्याख्या कर रहा है। अगर दोनों सही हैं तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सॉरी, कथन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ओके, इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन सही आपका होगा ए। ओके, ए आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे 7 नंबर प्रश्न देखिए आप। तो 7 नंबर में मैच करने के लिए कहा गया है आपको। 2 कॉलम दिए गए, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ओके, तो किस किस आरेख से इनको रिप्रेजेंट करना है? जैसे आपका बहुलक हो गया, माध्यिका हो गया, समानांतर माध्य हो गया, सहसंबंध हो गया, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखिए इसके 2 आंसर आएंगे। का भी इसका आंसर सही है और इसका दूसरा आंसर भी सही है। खा भी सही है, दोनों सही हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। देखते हैं कि विभाग इसकी क्या आंसर की भेजता है, शिक्षा विभाग। ओके, नाउ छठा नंबर, यहाँ पर हमने बताया था ये भी सही, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। 7th देखिए, फिर से हमने 7th में बताया कि आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। देखते हैं विभाग क्या ऑप्शन आपको देता है या दोनों मान लेता है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न में देखिए, फिर से आपने बताना है कथन कौन कौन से सही हैं। 2 कथन दिए हैं, दोनों सही हैं क्या? तो दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपकी गलत हैं, ये भी गलत और ये भी गलत। इसका मतलब है कि घा ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। उसके बाद 9 नंबर देखिए, उन कठिनाइयों की पहचान कीजिए जिनका सामना सूचकांकों की रचना करते समय करना पड़ता है। सही विकल्प का आपने चयन करना है। तो आधार स्पर्श का तो करना पड़ता है, सॉरी ये वो नहीं, आधार स्पर्श तो चाहिए ही चाहिए। कठिनाइयों की बात कर रहा है ये। ओके, तो कठिनाइयों की बात कर रहा है तो आपका आंसर बनेगा, हाँ ठीक है, आधार वर्ष का चयन भी आपका आंसर होगा। उसके बाद आपका आंसर होगा, जस्ट मिनट, आधार वर्ष का चयन भी आपका आंसर है, सत्र का चुनाव भी आपका आंसर है, भार का चुनाव भी आपका आंसर है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। तो ऑप्शन का सही हो जाएगा इस प्रकार से आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ भी कथन और कारण दिए हुए हैं, तो आपको देखना है कि कौन कौन से सही है। तो कारण भी सही, कथन भी सही, दोनों सही हैं। ये भी सही, ये भी सही, व्याख्या भी सही। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए फिर से आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि इंग्लिश वर्जन में आ गए हम। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। 9th में देखिए, 9th में आपका पहला ऑप्शन यहाँ आंसर बनेगा। उसके बाद 10 में आपका आंसर ए बनेगा, क्योंकि कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है कारण इसकी। 11 नंबर प्रश्न देखिए,
यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है पैराग्राफ टाइप का और उस पे बेस्ड आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो उपरोक्त सूचना के आधार पर बताइए कि वे कौन से आंकड़े हैं जिन्हें उद्गम स्थान से एकत्रित किया जाता है। जिन्हें उद्गम स्थान से एकत्रित किया जाता है वो प्राइमरी या प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ये यहीं पे कहीं दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है। इस विधि से जो आंकड़े प्राप्त करते हैं वे प्राथमिक आंकड़ों का एक उदाहरण है। ओके, अगला देखिए खा। यदि एक अनुसंधानकर्ता को आंकड़ों में अधिक मौलिकता तथा शुद्धता की आवश्यकता हो तो वह किस प्रकार के आंकड़ों का चयन करेगा। जाहिर सी बात है प्राथमिक आंकड़ों का ही चयन करेगा क्योंकि वो ज़्यादा मौलिक होते हैं और ज़्यादा शुद्ध होते हैं। उसके बाद गा की अगर हम बात करें, कहता है एक अनुसंधानकर्ता द्वितीयक आंकड़ों को कहाँ से प्राप्त कर सकता है, किन्हीं दो के नाम लिखने। तो किसी और एजेंसी, खासतौर पर सरकारी एजेंसी से वो प्राप्त कर सकता है द्वितीयक आंकड़ों को, वो इसको प्रोसेस करती है। प्राथमिक आंकड़ों को जो प्रोसेस करती है वही संस्था दे सकती है। जैसे IMF है, IMF वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक, और है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, इससे भी आप ले सकते हो। इसके अलावा और कई एजेंसीज होती हैं, जैसे आपका सेंसस ब्यूरो है। ओके, चलिए, तो ये तीनों क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए, 11 के तीनों। उसके बाद 12वें प्रश्न को देखिए, बहुलक के 3 गुणों का वर्णन आपने करना है। तो बहुलक के 3 गुण होते हैं सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, हिंदी में कहें तो सरलता होती है इसमें और समझने में आसानी होती है। दूसरा होता है नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी कि चरम मानों से वो अप्रभावित होता है, दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो एप्लीकेबल टू क्वालिटेटिव डेटा, गुणात्मक आंकड़ों पर ये लागू होता है। ये 3 विशेषताएं हैं आपकी बहुलक की। और अब इसके साथ एक और प्रश्न दिया है अथवा करके, जो कि एक न्यूमेरिकल है और यहाँ पर आपने माध्यिका की गणना करनी है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को लगा लेंगे, अरेंज कर लेंगे। फिर इसकी काउंटिंग करेंगे। टोटल में 8 डेटा दिए हैं, 1 2 3 ऐसे करके काउंट करोगे तो 8 हैं ये टोटल। ठीक है जी। अब देखेंगे आप के बीच में कौन कौन सा डेटा पड़ रहा है। तो 4th टर्म एंड 5th टर्म आपका बीच में पड़ेगा, क्योंकि 8 क्या है, इवन नंबर है। तो 4th टर्म और 5th टर्म को आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, सॉरी 4th टर्म और 5th टर्म को आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 132.5 और यही होगा आपका आंसर। देखिए इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। तो यहाँ पे प्राइमरी डेटा पहले का आंसर, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइमरी डेटा और उसके बाद थर्ड में आपको कुछ एजेंसीज के नाम बताने, जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF बताया था हमने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बताया था, सेंसस ब्यूरो बताया था, RBI बताया था। बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ से आप इस प्रकार का डेटा ले सकते हो। 3 मेरिट्स ऑफ मोड हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं और उसके बाद ये भी क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल आपको करा चुके हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए आंसर्स को लेकर के भी हम आएंगे और ऑफिशियल आंसर की भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।